अस्सलामुअलैकुम। पूरे घर में खुशियाँ रक़्सा थीं, हंसी मजाक कह कह गूंज रहे थे। बहुत सारी औरतों के झुरमुट में मारिया सर झुकाकर बैठी हुई थी। होठों पर मुस्तकिल शर्मीली मुस्कान सजी हुई थी। आंखों में अनगिनत ख्वाब थे। सहेलियों के छेड़छाड़ में वो कुछ और भी सिमटती, शर्माती और फिर अपने मनपसंद ख्यालों में खो जाती। आने वाले वक्त का एहसास करके कभी वो शर्मा जाती तो कभी सोच में पड़ जाती कि पता नहीं इसके होने वाले शौहर का रवैया कैसा होगा, वो भी मुझसे मोहब्बत करेगा, मेरे साथ कैसे पेश आएगा। वो अजद ख़ान के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, सिर्फ़ इसके नाम से वाकिफ़ थी और उसे तस्वीर की हद तक देखा था। तस्वीर में देखकर ही वो उसे दिल दे बैठी थी। वो था भी भला का हसीन वजिया इंसान जो उसे देखता रह जाता। मारिया तो फिर एक सीधी सादी सी लड़की थी। ज़िंदगी में इसने कभी किसी मर्द के बारे में सोचा नहीं था, ना ही कभी किसी को देखा था। अब जब हम सफ़र के रूप में अजद ख़ानज़ादे जैसे शानदार इंसान को देखा तो पूरे दिल की रज़ामंदी से उसे कबूल कर लिया। इस वक्त इसके आसपास बैठी औरतें उसे मुख्तलिफ़ तासुरात से देख रही थीं। बाज़ लड़कियां रश्क से देख रही थीं, बाज़ औरतों की आंखों में इसके लिए जलन और हसद थी। सिर्फ इसके करीबी दोस्तें, बहनें, माँ बाप ही थे जो इसके लिए खुश थे, इसके अच्छे नसीबों के लिए मुसलसल दुआओं में कोशा थे। जबकि रिश्तेदारों का गम और गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि अजद ख़ानज़ादा कोई मामूली इंसान नहीं था। वो बहुत बड़े ख़ानदान का चश्मो चिराग था, बहुत अमीर शख्स था जिसके पास दौलत, जायदाद, रुपए पैसे, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो इंसान न सिर्फ शक्ल सूरत में सबसे मुनफरिद था, बल्कि दौलत और रुतबे में भी इसका कोई सानी नहीं था। तभी ख़ानदान की एक औरत आसिया बेगम के कान में झुककर कहने लगी कि मुझे समझ नहीं आता कि इतने अमीर कबीर लोगों को आखिर तुम्हारी बेटी में क्या नज़र आया। मामूली शक्ल सूरत की है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं, इससे अच्छी लड़कियां रिश्तों की आस में बैठी हैं। क्या तुम्हारी बेटी को अजद ख़ान ने ख़ुद पसंद किया है या इसके घर वालों ने? इसकी बात पर आसिया बेगम इन्हें महज देख कर रह गईं। कैसी बातें कर रही हैं आपा? अजद ख़ान का मारिया के साथ क्या ताल्लुक़? इसके घर वालों ने मारिया को पसंद किया है। ज़ाहिर सी बात है, अजद की ज़िंदगी का फ़ैसला है तो इसकी रज़ामंदी से ही हुआ होगा, मगर मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। अब ये खातून फिर से गोया हुई। अब देखो ना, इतने अमीर कमीर लोगों को भला रिश्तों की क्या कमी, इन्हें तो एक से बढ़कर एक लड़की मिल सकती थी। तुम्हारी बेटी को वो लोग क्यों ब्याने के लिए आए हैं? हो सकता है कि इसमें कोई खामी हो। अब आसिया बेगम के लिए इनकी बातों को बर्दाश्त करना बिल्कुल मुश्किल होने लगा था। इनके दिल में पहले भी बहुत सारे वसवसे थे कि पता नहीं ये शादी अजद ख़ान के साथ ज़बरदस्ती ना की गई हो, पता नहीं इसमें इनका क्या मफाद है। वो एक बार फिर से अपनी बेटी के लिए दुआ को हो गई थी। अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। मारिया भी दुल्हन बनी सबके तासुरात को नोट कर रही थी। ख़ानदान में कितनी औरतें थीं जो उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर मारिया की खुशकिस्मती थी कि वो इन जहरीली औरतों के शर से महफूज रह गई थी। तभी इसकी नज़र एक औरत पर पड़ी। वो औरत सबसे अलग थलग बैठी हुई थी। इसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे, आंखों में अजीब सी उलझन नज़र आ रही थी। लिबास भी इसने बाकी औरतों से मुख्तलिफ पहना हुआ था। ना तो इसके कपड़े झिलमिल कर रहे थे, ना चेहरे पर मेकअप का निशान था, ना ही हाथों में बाजू में आराइश और ज़बाइश का कोई सामान किया गया था। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो कहीं पर पुरसा देने के लिए आई हो। आंखों में महज काजल की लाइनें खींची गई थी जो इसकी आंखों को मज़ीद गहरा कर रही थी। वो पलकें झुकाए बिना मारिया को देख रही थी। मारिया को इसके देखने से घबराहट सी होने लगी। ये औरत कौन है? हमारे ख़ानदान की भी नहीं है, अलग अलग से नज़र आ रही है। आज से पहले उसे मैंने कभी नहीं देखा। अभी तो बारात आई नहीं थी जो ये समझती कि शायद ये बारात के साथ आई है। तभी तो वो सोच में पड़ गई थी कि ये औरत कौन है, और वो औरत मोहताज नज़रों से इधर उधर देख रही थी। शायद उसे किसी का इंतज़ार था, या शायद वो किसी को तलाश कर रही थी। मारिया सब औरतों को छोड़कर इसी की तरफ देखने लगी थी। इसकी मुतज्जिस निगाहें अपने चेहरे पर जमी देखकर औरत के चेहरे पर पुरस्कार से मुस्कुराहट आ गई थी। तभी मारिया ने अपनी सहेली से पूछा कि ये औरत कौन है। इसी वक्त बाहर शोर की आवाज़ बुलंद हो गई थी। बारात आ गई थी। इसकी सारी सहेलियां, ख़ानदान की लड़कियां, औरतें वहां से उठकर बारात का इस्तकबाल करने के लिए बाहर चली गई थी। मारिया वहां पर अकेली रह गई थी और अब वो औरत भी इसके पास आकर बैठ गई। इसके वजूद से उठते बदबू के भपके से मारिया का दम घुटने लगा था। वो बेसाख्ता अपनी नाक पे हाथ रखकर पीछे हुई थी। इसके चेहरे पर नागवारी वाज़ेह नज़र आ रही थी। वो औरत इसके अंदाज़ पर फीका सा मुस्कुराई थी। मारिया को साफ अंदाज़ा हो गया था कि ये औरत इसके ख़ानदान की नहीं है। वो कहने लगी कि तुम ये समझ रही होगी कि तुम खुशकिस्मत लड़की हो जिसकी शादी अजद ख़ानज़ादा से के साथ हो रही है। मेरी मानो तो अभी भी वक्त है। इस शादी से इनकार कर दो, दूर हो जाओ इस इंसान से, निकल जाओ उसकी ज़िंदगी से। ये तुम्हें कभी खुशी नहीं देगा, तुम्हारी ज़िंदगी को अज़ाब बना के रख देगा। क्या तुम जीते जागते जहन्नुम में रहना पसंद करोगी?
मारिया हैरत भरी नज़रों से उसे देख रही थी। कौन हो तुम और ये सब क्यों कह रही हो? मारिया के मुंह से सरसराती हुई आवाज़ निकली थी, मगर वो औरत इस बात का जवाब दिए बगैर वहाँ से उठकर चली गई। मारिया कितनी देर बेयकीनी से दरवाजे की तरफ ही देखती जा रही थी। आखिर ये औरत कौन थी और इसकी बातों का मकसद क्या था? यकीनन कोई हासिद औरत थी। मेरी खुशियों से जल गई। हो सकता है कि ये किसी रिश्तेदार खातून का ही कारनामा हो। मुझे अपने शौहर से बदज़न करने के लिए ख़ानदान की किसी औरत ने उसे ऐसा कहने के लिए तैयार किया होगा। ये सोचकर मारिया ने ख़ुद को तसल्ली दी थी, मगर वो नहीं जानती थी कि आने वाली ज़िंदगी उसे क्या रंग दिखाने वाली है। अज़रत खान के चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी शादी पर भंगड़ा डाल रहा था, नाचे जा रहा था, हंसी मजाक नोक झोंक चल रही थी। हालांकि यह इसकी दूसरी शादी थी, मगर इसकी खुशी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। उसे देखकर मारिया के माँ बाप के चेहरे पर भी एतमानान झांकने लगा था। वो भी ख़ानदान वालों की बातों से किसी हद तक अफसरदा हो गए थे, ये सोचकर कि पता नहीं इन लोगों की क्या नीयत है। आखिर वो इन मामूली लोगों के घर में रिश्ता क्यों जोड़ रहे हैं? इसमें इन लोगों का क्या मफाद है? और अब जब उन्होंने अज़रत ख़ान को खुशबाश देखा तो इनके दिल में भी इत्मीनान बढ़ गया था। शायद अज़रत ख़ान मारिया को पसंद करता था। ये सवाल सबके जहनों में ही कुलबुला रहा था। और मारिया ने भी जब अपने शौहर को इतना खुशबाश देखा तो वो भी दिल से मुस्कुरा दी थी। कुछ देर पहले जो इस औरत ने बातें की थी वो इसके जहन से काफ़ी हद तक ज़ायल हो गई थी। वो पुरसुकून थी और अब वो ये सोचकर घबरा रही थी कि अज़रत ख़ान अपनी शादी पर इतना खुश है। इसकी खुशी का ये आलम है तो इसकी बेताबी का आलम कैसा होगा? इसके तो पसीने छूटने लगे थे। वो इस घर से रुखसत हो गई थी। रुखसती के वक्त इसने सब लोगों को ही अफसरदा कर दिया था। सारी ज़िंदगी जिस घर में रही थी, जिस आंगन में खेली थी, अब वो घर वो आंगन पराया हो रहा था। जिस शख्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, अब इस शख्स के साथ अपनी सारी ज़िंदगी बिताने वाली थी। ससुराल में आई तो रस्मों के बाद उसे कमरे में पहुंचा दिया गया। अब वो अपने बिस्तर पर बैठी अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। होठों पर शर्मीली मुस्कान सजी थी। दिल में अरमान गोया मचल रहे थे। खुशी के एहसास के साथ साथ घबराहट का एहसास भी उसे पूरी तरह अपनी लपेट में लिए हुए था। जब बाहर से कदमों की चाप सुनाई दी तो इसका झुका हुआ सर कुछ और भी झुका था। दिल जैसे पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को बेताब हुआ था। वो अपने आप में ही सिमट के रह गई थी। दरवाज़ा खुलने के बाद बंद होने की आवाज़ सुनाई दी थी। इसका दिल धक धक करने लगा था। अज़रत ख़ान लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे में दाखिल हो गया था। मारिया ने अपने घूंघट की ओर से देखा। वो इसकी तरफ आने के बजाय सीधा अलमारी की तरफ बढ़ गया था और फिर अलमारी से ब्रीफकेस निकालने लगा था। चंद लम्हों के बाद वो इसके सर पर आन खड़ा हुआ था। ब्रीफकेस इसने मारिया के सामने रख दिया था। मारिया जो इस इंतज़ार में थी कि वो इसके नाम से पुकारेगा, उसे मुँह दिखाई देगा, इसका घूंघट अपने हाथों से उठाएगा। अज़रत ख़ान की बात ने उसे हैरान कर दिया था। अपना घूंघट उठाओ, मेरी तरफ देखो, मेरी बात सुनो और मेरी बात का जवाब दो। मारिया तो हैरान ही रह गई थी। इतना दो टोक अंदाज़, वो भी अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ। घूंघट इसने खुद ही उठाकर पलटा तो सामने अज़रत ख़ान आंखों में सुर्ख रंग के डोरे लिए उसे देख रहा था। इसने ब्रीफकेस खोला तो मारिया की आंखें जैसे हैरान के हद तक फैल गई थी। ब्रीफकेस में बहुत सारे पैसे थे। मारिया ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतने पैसे ज़िंदगी में पहली बार देखे थे। ये क्या है? इसके मुंह से फंसी फंसी सी आवाज़ निकली थी। क्या अज़रत ख़ान ये पैसे उसे मुँह दिखाई में दे रहा था? ये पैसे हैं, पूरे 2 करोड़ रुपए हैं। मुझे यकीन है कि इतने पैसे तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे होंगे। इसके लबों पर तंज़िया मुस्कुराहट थी और जुमले भी तीखे थे। मारिया बेयकीनी से उसे देखने लगी। वो इस तरह की बात क्यों कर रहा था? क्या मकसद था इसका? क्या वो अपनी बीवी को नीचा दिखाना चाहता था? मारिया तो इसके अंदाज़ पर सुन होकर रह गई थी। ये 2 करोड़ रुपए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम मुझे ये बताओ कि तुम इन पैसों का क्या करोगी? ये तुम्हारे पैसे हैं। मैं तुमसे इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं करूँगा कि तुमने इनका क्या किया, इनमें से क्या बचाया। बस मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ऐसी कौन सी ज़रूरत है जो तुम इन पैसों से पूरा कर सकती हो, और ये पैसे तुम्हारे जवाब के बाद ही मैं तुम्हारे हवाले करूँगा। तब तक ये मेरे पास तुम्हारी अमानत है। मारिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अज़रत ख़ान किस किस्म की बातें कर रहा है। मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मेरे लिए आपका साथ काफ़ी है। मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। बिला आखिर वो हिम्मत करके बोली थी। इसकी बात पर अज़रत ख़ान के मुँह से फलक शगाफ के बरामद हुआ था। मोहब्बत, और वो भी मुझसे? तुमने तो अभी मुझे ठीक से देखा भी नहीं है, मुझे जानती भी नहीं हो, ना ही कभी मेरे साथ तुम्हारी बात हुई है। तुम मेरे साथ मोहब्बत का दावा कैसे कर सकती हो? मैं इन फजूल बातों पे यकीन नहीं रखता।
पता नहीं वो क्यों इतना चिड़चिड़ा सा हो रहा था। लड़की जब अपने शौहर के साथ रिश्ते में बनती है तो निकाह के बोल पड़ते ही इसका दिल अपने शौहर के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है, क्योंकि निकाह के बोलों में बहुत ताकत होती है जो दो अजनबी दिलों को जोड़ देते हैं, इनमें मोहब्बत भी पैदा कर देते हैं। मैं इन किताबी बातों पर यकीन नहीं रखता। मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूँ और प्रैक्टिकल बातें ही करता हूँ, और तुमसे भी उम्मीद ही करूँगा कि तुम भी मेरे साथ मेरी मर्ज़ी के मुताबिक चलो। तुम्हें मैं 2 दिन का वक्त दे रहा हूँ, तुम अच्छी तरह से सोच समझ लो। कल जब तुम अपने घर जाओगी तो अपने घर वालों से पूछना कि इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, फिर तुम मुझे मेरी बात का जवाब देना। 2 दिन के बाद मैं तुमसे दोबारा पूछूंगा। वो वॉशरूम में चला गया था। कपड़े बदल कर बाहर आया तो कहने लगा, तुम सो जाओ, मेरा इंतज़ार मत करना, मैंने जब कमरे में आना होगा मैं आ जाऊँगा। वो तो मारिया को हैरान करने पर तुला हुआ था। पहली रात वो किस तरह से अपनी बीवी को अकेला छोड़कर चला गया था और कहाँ गया था, इसकी अजीबोगरीब हरकतें हैं। मारिया तो सोच सोच कर परेशान हो रही थी। आखिर अजद खान इतना अजीब इंसान क्यों था जो बिल्कुल भी मारिया की समझ में नहीं आ रहा था। वो भी बहुत थकी हुई थी। अब तो इसके रवैये ने भी उसे मज़ीद थका दिया था। वो अपने कपड़े बदल कर अपने बिस्तर पर आकर लेटी तो कहीं आंसू इसकी आंखों से निकले थे जो इसके तकिए को भिगो गए थे। ये वक्त, ये लम्हात यूँ गुजरेंगे, ऐसा तो इसने वहम गुमान में भी नहीं किया था। बिला आखिर यही सब सोचते सोचते वो सो गई थी। अगले दिन जब वो उठी तो अजद कमरे में था। उससे कहने लगा कि रोनी सूरत बनाकर कमरे से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। सब लोगों के सामने यही जाहिर करना कि हम दोनों आपस में बहुत खुश हैं, हमारे दरमियान सब नॉर्मल है। हाँ, जब अपने घर जाऊंगी तो इनसे इनकी ज़रूरत के बारे में ज़रूर सवाल करना। इसने अजद के रवैये पर बहुत सोचा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो परेशान थी, मगर इसके बावजूद भी वो खुश होने का नाटक कर रही थी। मगर इसकी माँ ने इसकी आंखों से जान लिया था कि उससे कोई परेशानी है जो उसे बेचैन कर रही है। इसके दिल को भी पतंगे लग गए थे। घर आने के बाद वो मारिया को लेकर अलग कमरे में आ गई। सब ठीक तो है मारिया, तुम इतनी उदास और परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारी आंखों में मुझे वो खुशी नज़र क्यों नहीं आ रही जो पहले तो दिन दुल्हन की आंखों में और चेहरे पर नज़र आती है? क्या हुआ है? सब ठीक तो है? फिर मारिया ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था। इसने कुछ भी नहीं छुपाया था। ये सुनकर आसिया बेगम ने कब का रुका हुआ सांस बहाल किया था। मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं क्या मसला हुआ है। अरे बाज़ मर्दों को आदत होती है, और ये जो पैसे वाले मर्द होते हैं इनके आगे पीछे औरतें फिरती रहती हैं। ये सब पैसे का कमाल होता है। पैसे के लालच में वो इनके साथ चिपकती हैं। तभी तो अजद खान तुम्हारे बारे में भी शक व शबात का शिकार है। वो तुम्हें चेक कर रहा है कि अगर वो तुम्हें इन पैसों के ऑफ़र करे तो तुम्हारा क्या जवाब होगा। अरे वो तुम्हारे दिल में सिर्फ अपनी मोहब्बत को जांचना चाहता है कि तुम पैसों को तरजीह देती हो या इसकी मोहब्बत को। तुम इसे कहो कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारा साथ मुझे मिल गया है, काफ़ी है। आसिया बेगम की बातों से मारिया का दिल काफ़ी हद तक मुतमईन हो गया था। अब फिर इसने अपनी बहन को भी ये सब बता दिया तो बहन सोच में पड़ गई। फिर कहने लगी कि हो सकता है कि अजद भाई इस तरह से तुम्हारी ज़रूरतों के बारे में जानना चाहते हो कि हमारी फ़ैमिली के हालात कैसे हैं। अब्बा के हालात है तुम्हारे सामने हैं, बीमार हैं, इनका इलाज करवाने के हमारे पास पैसे नहीं हैं। डॉक्टर्स ने जो टेस्ट करने को बताए हैं वो टेस्ट ही लाखों में होंगे, और हम इतने पैसे कहाँ से ला सकते हैं। अगर तो तुम अजद भाई को अब्बा की बीमारी के बारे में बताओ तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारी मजबूरी को समझेंगे। मारिया को अपनी बहन की बात पर हिचकिचाहट का एहसास हुआ था। मैं इनसे ये बात कैसे कहूँगी, वो कहीं मुझे लालची ना समझें। अरे अभी ऐसा नहीं होगा, आप इन्हें बताना कि हम ज़रूरतमंद हैं, मजबूर हैं, अब्बा का इलाज करवाने के पैसे नहीं हैं। इसके बाद इनका जो भी जवाब होगा तुम भले इसके बाद बात मत करना, मगर एक बार तुम इन्हें बताओ तो सही, वो ख़ुद तो तुमसे पूछ रहे हैं तुम्हें क्या मसला है। अजद खान शाम को खुद ही मारिया को लेने के लिए घर आया था। वो बहुत खुश लग रहा था। इसके अंदाज से ऐसे लग रहा था जैसे उसे इसकी कब की बिछी हुई मोहब्बत मिल गई है। शादी इसकी रजामंदी से हुई है। सब लोग इसका अंदाज़ देखकर मुतमईन थे, जबकि मारिया इसके अंदाज़ पर हैरान थी। कैसे रंग बदलता था ये शख्स, कितना अजीब था ये। मारिया तो उसे समझ नहीं पा रही थी। मारिया को वो अपने साथ खुशी खुशी लेकर रुखसत हुआ था, मगर घर से बाहर आते ही इसके चेहरे के तासुरात बिछ गए थे। आंखों में सख्ती आ गई थी। गाड़ी थोड़ा सा आगे आई तो वो मारिया की तरफ देखने लगा। तुमसे मैंने एक सवाल किया था, कहा था कि मुझे 2 दिन के बाद इसका जवाब चाहिए। बताओ मुझे, क्या जवाब है तुम्हारे पास? मारिया ने गहरा सांस ली और फिर जो कुछ इसकी बहन ने कहा था वो अजद खान को बता दिया।
अजद खान के लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी। मुझे पता था कि तुम एक गरीब ख़ानदान की लड़की हो। तुम्हारी बहुत सारी ज़रूरतें होंगी जिनको पूरा करने के लिए तुम लोगों को वसाइल की तलाश होगी। और देखो, मेरा अंदाज़ा कुछ गलत भी नहीं था। मारिया को समझ नहीं आया कि वो इस बात पर कैसे रद्दअमल का इजहार करे। इसके अंदाजे के दस्तगी पर खुश हो या अपनी मजबूरियों की वजह से उदास हो। अजहर खान की अगली बात ने उसे अपनी जगह पर ठटकने पर मजबूर कर दिया था। देखो, ये सारे पैसे मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एक ही ज़बान है। मैं अपनी ज़बान से फिरने वाला इंसान नहीं हूँ। तुम इन पैसों का जो मर्ज़ी करो, अपने बाप का इलाज करवाओ या फिर किसी और को दो। मैं तुमसे कभी सवाल नहीं करूँगा। बस मुझे इसके बदले तुमसे कुछ चाहिए। क्या चाहिए? मारिया तो हैरान ही रह गई। शायद वो इससे उम्र भर का साथ मांगने वाला है या इसकी मोहब्बत। ये सोचकर लबों पर मुस्कुराहट आ गई थी, मगर अरशद खान तो उसे हैरान करने पर तुला हुआ था। मुझे तुमसे दूरी चाहिए, खामोशी चाहिए, तुम्हारी अपने हक से दस्तबरदारी चाहिए। तुम सबके सामने मेरे साथ ऐसे ही रहोगी जैसे हम दोनों आपस में बहुत खुश हैं। हम में बहुत इत्तेफाक है। कमरे में जाते ही मैं तुम्हारे लिए अजनबी बन जाऊंगा, तुम मेरे लिए अजनबी बन जाओगी। हम दोनों को एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तुम मुझ पर अपना कोई हक नहीं जताओगी। हाँ, ज़रूरत के बारे में तुम मुझे बता सकती हो। जिस चीज़ की तुम्हें ज़रूरत है वो मैं कहे बगैर पूरी करूँगा, मगर इसके अलावा तुम मुझसे और कोई डिमांड नहीं कर सकती। मगर ऐसा क्यों? मारिया के मुंह से फंसी फंसी आवाज़ निकली थी। मैं आपकी बीवी हूँ, आपके निकाह में आई हूँ और आप मुझसे इस किस्म की बात कैसे कर सकते हैं? अजहर खान ने उसे हाथ रोककर मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया था। माना कि तुम मेरी दूसरी बीवी हो, मगर मैं अभी तक अपनी पहली बीवी के इश्क के असर से नहीं निकल पाया। इससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। इतनी आसानी से इसकी जगह किसी और को देना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैंने अपने घर वालों के दबाव में आकर शादी तो कर ली, मगर मैं तुम्हें कभी वो मोहब्बत नहीं दे सकूँगा जो तुम मुझसे चाहती हो, क्योंकि सारी मोहब्बतें मैं अपनी बीवी पर निछावर कर चुका हूँ। घर आ गया था और फिर कमरे में दाखिल होने के बाद अजहर खान कपड़े बदलकर कमरे से बाहर निकल गया था। तुम कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लो और हाँ, मुझसे कोई सवाल नहीं करोगी। मैं कहाँ जाता हूँ, कब आता हूँ, इस बात से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो कमरे से बाहर चला गया। मारिया मरे मरे कदमों से अपनी जगह से उठी थी। दरवाजे को अंदर से बंद करके वो अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। फिर फूट फूट कर रोने लगी थी। इस औरत की बात तो बिल्कुल ठीक साबित हुई थी कि शादी के बाद तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। मगर वो औरत थी कौन और वो अरशद खान को कैसे जानती थी? काफ़ी सारे दिन यूं ही बीत गए थे। दोनों करीब रहकर भी बहुत दूर थे। मारिया ने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी मोहब्बत और ख़िदमत गुजारी से अजहद के दिल में अपनी जगह बना लूँगी, इनका दिल जीतने की कोशिश करूँगी। इस दिन जब अजहद कमरे से बाहर निकला तो थोड़ी देर के बाद मारिया भी अपने कमरे से निकलकर बाहर आ गई थी। वो देखना चाहती थी कि अजहद खान रात को कहाँ जाता है, कहाँ वक्त गुजारता है। जब वो बाहर निकली तो इसने देखा कि अजहद खान साथ वाले कमरे में चला गया था। कमरे का दरवाज़ा इसने अंदर से बंद कर लिया था। वो तो हैरान ही रह गई। इस कमरे में ऐसा क्या है? वो कमरे के पास आई तो दरवाज़ा अंदर से लॉक था। काफ़ी देर तक वहीं पे खड़ी रही और फिर अपने कमरे में वापस आ गई। इसने सोचा कि सुबह मुलाजमा से पूछूंगी कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है, अजहद खान रोज़ाना इस कमरे में क्यों जाता है। अगले दिन जब मुलाजमा सफाई कर रही थी तो तब मारिया इससे कहने लगी कि तुम इस कमरे की भी तो सफाई करो। जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ कमरा बंद है, इसकी कभी किसी ने सफाई नहीं की, या इस कमरे को यूं ही बंद रखते हो। मुलाजमा इसकी बात सुनकर परेशान हो गई थी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अरे बीबी जी, आप नहीं आई हैं, आपको इस कमरे के बारे में नहीं पता। इस कमरे को कोई भी नहीं खोल सकता, किसी को भी कमरे में दाखिल होने की इजाज़त नहीं है। वैसे भी कमरा हर वक्त लॉक रहता है। इसकी चाबी साहब जी के पास होती है। उन्होंने नौकरों को सख्ती से मना किया हुआ है कि हम लोग दरवाजे के आसपास भी नज़र ना आएं। एक बार एक मुलाजमा गलती से कमरे के अंदर चली गई थी। साहब जी ने इस पर बहुत तशद्दुद किया था, फिर उसे नौकरी से भी निकाल दिया था। बस जी बीबी जी, इसके बाद तो हम लोगों ने कभी हिम्मत ही नहीं की कि हम इस कमरे में दाखिल होने के बारे में सोच भी सके। और जब साहब जी ने मना किया हुआ है तो इन्हें गुस्सा दिलाने का क्या फ़ायदा। ये सारी बातें मारिया के लिए किसी इंकशाफ से कम नहीं थी। इस कमरे में ऐसा क्या है और इतनी सख्ती क्यों करते हैं तुम्हारे साहब? कोई इस कमरे में दाखिल नहीं हो सकता, क्या है इसमें? अरे बीबी जी, इनकी साबका बीवी का कमरा है। इनकी बीवी तो यहाँ जाने से पहले इसी कमरे में ही तो रहती थी। इसके बाद ही वो इनसे दूर हुई थी। इस दिन के बाद से साहब जी इसी कमरे में वक्त गुजारने लगे। कई घंटे कमरे में बंद रहते हैं, खाने पीने की चीज़ें कमरे में लेकर जाते हैं और फिर जब बाहर आते हैं तो दरवाज़ा लॉक कर देते हैं। आप ये बातें किसी को मत बताइएगा कि मैंने आपको इस कमरे के बारे में बताया है,
मुलाजमा वहाँ से चली गई थी, मगर मारिया के लिए सोचो कि कहीं दर वाह कर गई थी। आखिर ऐसा क्या था इस कमरे में जो अजद खान सबसे छुपा रहा था? घर के मुलाजमों तक को इसमें दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। रात को जब अजद खान कमरे में आया तो मारिया इसकी एक एक हरकत पर नज़र रखे हुए थी। इसने देखा कि अजद खान ने अलमारी के ऊपर से कुछ उठाया था और फिर कमरे से बाहर निकल गया था। वो जब आहिस्ता से बाहर आई तो देखा कि अजद खान इसी कमरे में दाखिल हो गया था। हस्बे मामूल दरवाज़ा अंदर से बंद था और अगले दिन फिर से ऐसा हुआ था। अजद खान वो चाबी अलमारी के ऊपर रख कर वॉशरूम में चला गया था। मारिया ने यह बात नोट की थी कि ऑफिस जाने से पहले वो अलमारी के ऊपर से ज़रूर कोई चीज़ उठाता था। आज से पहले तो मारिया को समझ नहीं आई कि वो क्या चीज़ है, मगर अब उसे पता चला था कि वो चाबी थी इस कमरे की जिसमें वो गायब हो जाता था, कई घंटों के बाद वापस आता था। कोई नहीं जानता था कि वो इस बंद कमरे में क्या कर रहा है। जब ऑफिस में चला गया तो मारिया अपनी जगह से उठी, अलमारी के ऊपर हाथ मारकर देखा तो वहाँ पर एक चाबी पड़ी हुई थी। वो पुरजोश सी हो गई, चाबी लेकर बाहर निकल आई। मुताद नज़रों से इधर उधर देखा, आसपास कोई मुलाजिम नहीं था। सब मुलाजिम अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। यही वक्त मारिया के पास अपने इस शक को दूर करने का था। देखना चाहती थी कि आखिर इस कमरे में क्या है। चाबी खोलकर जब वो कमरे के अंदर आई तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ था, जैसे कमरे में इसके अलावा कोई और भी मौजूद है। बेड की चादर शगन आलूद थी, कमरे से खाने की खुशबू भी आ रही थी। एक तरफ छोटा सा फ्रिज भी था जिसमें खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई थी। वॉशरूम में किसी औरत के कपड़े भी थे। सब कुछ ऐसा ही था जिससे ज़ाहिर हो रहा था कि इस कमरे में एक मर्द के साथ कोई औरत भी रह रही है। मगर इस औरत को मरे हुए तो कई साल गुजर चुके थे। इसके बावजूद भी इसकी खुशबू इसी कमरे में ही रची बसी थी, जैसे यहीं कहीं आसपास मौजूद हो। तभी उसे एक घुटी घुटी सी आवाज़ सुनाई दी थी। किसी के बोलने की आवाज़ थी। कोई रो रहा था, चिल्ला रहा था और यह आवाज़ इसी कमरे से ही आ रही थी। पूरा कमरा इसने छान मारा, तभी इसकी नज़र एक छोटे से कमरे की तरफ पड़ी थी। इससे पहले कि इस कमरे में जाती उसे अजद खान के हारन की आवाज़ सुनाई दी तो वो अपनी जगह से उछलकर वापस पलटी थी। अजद खान ने इस कमरे में देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कमरे का दरवाज़ा बंद करके फ़ौरन से अपने कमरे में आई। चाबी इसने वहीं पे रख दी थी और ख़ुद बिस्तर पर आकर लेट गई थी। बहुत मुश्किल से इसने अपने आप को नॉर्मल किया था। सारी तवज्जो इसने एलईडी की तरफ मबजूल कर ली थी जहाँ पर इसकी पसंद का ड्रामा आ रहा था। अजद खान तेज़ी से कमरे में दाखिल हुआ था। इसने एक गहरी नज़र मारिया पर डाली थी। मैं कमरे में आज कुछ भूल गया था। मारिया ने आईब्रो उचकाकर उसे देखा, जैसे इसकी बात का मकसद समझ में ना आया हो। इसने अलमारी के ऊपर हाथ मारा, चाबी लेकर अपनी पॉकेट में डाली। तुमने किसी चीज़ को देखा तो नहीं? अलमारी के ऊपर से कुछ उठाया तो नहीं? मारिया ने लाइल्मी का इजहार किया। अलमारी के ऊपर ऐसा क्या था जिसे उठाती? मैं नहीं जानती कि आप क्या कह रहे हैं। मेरा आपकी किसी चीज़ से क्या लेना देना? आपने तो शुरू दिन से मुझे मेरी हदूद बता दी हैं। मुझे मेरी हद में रहना आता है। इसका अंदाज़ ऐसा था कि अजद खान को इत्मीनान हो गया कि वो इसकी हदूद में दाखिल नहीं हो सकती। इसने चाबी को नहीं उठाया होगा। वो मुतमईन सा होकर वापस चला गया था, जबकि मारिया के जहन में कई सवाल कुल बुला रहे थे। इस कमरे से किसी लड़की की आवाज़ों का सुनाई देना और कमरे में किसी लड़की की मौजूदगी का एहसास होना, ये सब बातें मामूली और नज़रअंदाज करने के काबिल नहीं थी। कुछ तो था जो अजद खान सबसे छुपा रहा था, दूसरों की नज़रों में धूल झोंक रहा था। कोई तो ऐसी बात थी कि इसने अभी तक मारिया को अपनी बीवी नहीं समझा था। कुछ तो ऐसा था जो उसे मारिया से दूर रहने पर मजबूर कर रहा था। इसका राज इसी कमरे में ही था। जब तक वो राज तक पहुँच ना जाती, जब तक वो खुश और मुतमईन अपने घर में नहीं रह सकती थी। मारिया को इस बात का यकीन था कि उसे इस राज से पर्दा हटाना होगा, तभी इसकी ज़िंदगी भी नॉर्मल हो सकती है। अब वो इसी मौके के ताक में रहने लगी थी कि दोबारा से वो चाबी उसे हासिल हो जाए और वो इस कमरे का राज जान सके। मगर अजद खान पहले से ज़्यादा मुतात हो गया था। वो अब चाबी को अलमारी के ऊपर रखने के बजाय अपने वॉलेट में ही रखता था। आधी रात को वो मारिया के सोने के बाद कमरे में आता था और फिर इसके खराटे कमरे में गूंजने लगते। इसने अजद खान के वॉलेट से इस चाबी को हासिल करने का फ़ैसला किया। जानती थी कि ये काम इतना आसान नहीं है, मगर इस राज की तह तक पहुंचने के लिए उसे इस खतरे को मोल लेना ही था। और फिर डरते डरते इसने अजद खान की शर्ट से वॉलेट को निकाला और अपने पास मौजूद फॉर्म में इस चाबी का सैंपल हासिल कर लिया था। फिर वॉलेट वहीं पे रख दिया। ये सारी कार्रवाई करने के दौरान इसका सांस जैसे खुश्क हो चुका था।
कि अजरत ख़ान की आंख ना खुल जाए, वो उसे कहीं ये सब करते हुए पकड़ ना ले। मगर ऐसा हुआ तो वो तो इसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएगा। मगर गनीमत रही कि अजरत ख़ान की इस दौरान आँख नहीं खुली थी और ये उमारिया खामोशी से अपने काम को मुकम्मल कर लिया था। अगले दिन वो अजरत ख़ान से कहने लगी कि मैं 1-2 दिन के लिए अम्मी के घर जाना चाहती हूँ। अजरत ख़ान ने इसकी बात पर कंधे उचका दिए। मुझसे इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा घर है, जब चाहे तुम जाओ, बस तुम अपना मुँह बंद रखना और ख़बरदार अगर किसी से कोई बात की तो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसका अंदाज़ साफ धमकाने वाला था। मारिया को हमेशा इसके अंदाज़ से मुझे खौफ महसूस होता था, मगर अब एक अजीब सी चिढ़ भी होने लगी थी। अगर इस शख्स को मारिया से कोई लगाव नहीं था, अगर वो अपनी बीवी की यादों के साथ खुश रह सकता था, तो उसे शादी जैसे बंधन में बांधना नहीं चाहिए था। इसने मारिया की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो आंसू पीती तैयार होने के लिए अपने कपड़े निकालने लगी थी और फिर अपनी एक दोस्त के साथ जाकर इसने वो चाबी तैयार करवा ली थी। उसे संभाल कर अपने बैग में रख लिया था। अब वो बेताबी से वापस आकर इस राज की तह तक जाना चाहती थी। इसका मौका उसे अगले दिन ही मिल गया था। अजरत ख़ान कहने लगा, आज मैं काम के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूँ, ख्याल रखना कोई मुलाजिम इस कमरे के आसपास भी नज़र ना आए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर किसी ने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊँगा, तुम्हें इनके किए की सज़ा दूँगा, चाहे तुम्हारी इसमें गलती हो या ना हो। इसलिए तुम अपनी ड्यूटी को अच्छे से करना, सारे मुलाजमों पर नज़र रखना। तो वो तो चला गया था। मारियो को कब का रुका हुआ सांस बहाल किया था। चलो शुक्र है, अब मैं इत्मीनान से अपना काम कर सकूँगी। कम अज़ कम ये तो मुझे इत्मीनान है कि कल तक वो शख्स वापस नहीं आ सकता और कल तक मेरे पास वक्त है कि मैं इस राज की तह तक पहुँच सकती हूँ। इसे सफाई करने वाली मुलाजिमा को छत पर बने हुए स्टोर रूम में सफाई करने के लिए भेज दिया था और बाकी मुलाजिम भी अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। वो आहिस्तगी से इस कमरे के अंदर दाखिल हो गई थी। कमरे को अंदर से बंद कर लिया था ताकि कोई अचानक से कमरे में दाखिल होकर इसकी चोरी को पकड़ ना ले। अब वो कमरे के चारों तरफ देख रही थी। एक एक करके इसने सारे कमरे देख लिए थे, मगर अभी तक उसे किसी दूसरे इंसान का वजूद नज़र नहीं आया था। मगर इसके बावजूद भी किसी की मौजूदगी उसे महसूस हो रही थी। कुछ तो था जो इसके सामने होकर भी नज़र नहीं आ रहा था। उसे क्यों बार बार यही लग रहा था कि इस कमरे में किसी औरत का वजूद भी है जो अजरत ख़ान को अभी तक अपने शहर में जकड़े हुए है। इसने एक ख्याल के तहत कारपेट को अपनी जगह से हटाया और तम सामने का मंजर देखकर वो हक धक रह गई थी। इसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ था क्योंकि कमरे में एक तहखाना बना हुआ था। तहखाने के दरवाजे पर किसी किस्म का कोई ताला नहीं था, महज कुंडी लगाई हुई थी। इसने आहिस्तगी से कुंडी खोली, तहखाने का ढक्कन ऊपर हटाया तो अब इन आवाज़ों को सुनने में उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी क्योंकि ये सारी आवाज़ें इसी कमरे से ही आ रही थी। तुम मुझे ऐसे कैद नहीं कर सकते, निकालो मुझे यहाँ से। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगी। तुम ये मत समझो कि तुम्हारी रस्सी हमेशा के लिए दराज रहेगी। अल्लाह जब चाहे तुम्हारी रस्सी को खींच सकता है, तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दे सकता है। मुझे मजबूर समझकर मेरे साथ ज़्यादती मत करो। ऐसा ना हो कि जब इस खुदा की पकड़ में आओ तो तुम्हारे लिए फ़रार के सारे राहें ख़त्म हो चुकी हों, तब तुम खाली हाथ रह जाओगे। मारिया को समझ नहीं आ गई थी कि ये जो भी थी इसी के शोहर से मुखातिब थी। वो एक एक कदम उठाते हुए तहखाने के नीचे उतर रही थी। सीढ़ियों से उतरकर जब इसके पाँव ज़मीन पर लगे तो इसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की थी। साथ ही दीवार पर बोर्ड लगा हुआ था। इसे बोर्ड ऑन किया तो पूरा तहखाना रोशनी में नहा गया था। इसे देखा, सामने एक लड़की रस्सियों से बंधी हुई थी। इसके मुंह पर किसी किस्म का कोई टेप या कपड़ा नहीं था, महज इसके हाथ और पाँव बंधे हुए थे ताकि वो अपनी जगह से हरकत ना कर सके। अजरत ख़ान को मालूम था कि वो जितना भी चीखे चिल्लाए, इसकी आवाज़ उस तहखाने से बाहर जा नहीं सकती। अगर गई भी तो कमरे से बाहर नहीं जा सकती। तभी वो इत्मीनान से उसे महज हाथ पाँव बांधने पर ही इक्तफ़ा कर गया था। मारिया तो बेयकीनी से उसे देखती रह गई थी। कौन हो तुम और ये सब क्या है? तुम्हें किसने यहाँ पर कैद रखा है? वो लड़की मारिया को देखकर आंखों में आंसू भर लाई थी। यकीनन तुम अजरत ख़ान की दूसरी बीवी हो, अगर मैं गलत नहीं तो तुम मारिया हो। मारिया ने ज़ोर शोर से हाँ में सर हिलाया। मगर तो कौन हो और ये सब क्या है? वो इसके पास आ गई। लड़की रोने लगी। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। तुम्हारे शौहर ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। तुम नहीं जानती वो कितना ख़तरनाक इंसान है। तो मुझे यहाँ से निकलने में मदद करो। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी ज़िंदगी याद रखूँगी। मगर तुम्हें यहाँ पर कैद क्यों किया हुआ है? देखो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मैं तुम्हें अपनी कहानी नहीं सुना सकती। बस तुम मेरी मदद करो, मेरे हाथों को खोलो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो और ख़ुद भी मेरे साथ चलो। कहीं ऐसा ना हो कि वो शख्स तुम्हें भी नुकसान पहुँचाए, तुम्हें भी मेरी तरह कैद कर दे, तुम्हें जान से मार देगा। जो इससे मेरे साथ किया वो भी गलत है, ये भी ज़्यादती के ज़म्मे में आता है। लड़की की आंखों में सच्चाई थी। इसकी बातों से
साफ अंदाज़ा हो रहा था कि वो मजबूर थी। अजहर खान ने इसके साथ गलत किया, इसको ज़बरदस्ती यहाँ पे बांध कर रखा हुआ था। हाथ खोलने के बाद इसने मारिया को अपने गले से लगा लिया। तुम्हारा ये एहसान मैं सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। तुमने मुझे नई ज़िंदगी दी है, अब तुम भी मेरे साथ चलो, वरना वो शख्स तुम्हारे साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएगा और जब उसे पता चलेगा कि तुमने मुझे यहाँ से निकाला है। मारिया कहने लगी कि मेरी फ़िक्र मत करो, मैं ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, और रही बात अजहर खान की तो मैं उसे संभाल लूँगी। उसे कह दूँगी कि मुझे क्या पता कि इस कमरे में कौन दाखिल हो रहा था। मेरे पास तो इस कमरे की चाबी नहीं है। चाबी तो तुम अपने पास ही रखते हो। मगर इस लड़की के चेहरे पर तशवीश के साए थे। ठीक है, मगर मुझे तुम्हारी तरफ से बहुत फ़िक्र रहेगी। वो कमरे से बाहर निकलने लगी तो लड़की ने उसे कहा कि तुम पहले बाहर देखो, कोई मुलाजिम तो नहीं है। मैं सामने के दरवाजे से नहीं जाऊंगी। मैं इस घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। मैं इस घर के खुफिया दरवाजे से बाहर निकलूँगी। मैं जानती हूँ कि मुझे यहाँ से कैसे निकलना है। अगर इसके किसी वफ़ादार ने मुझे देख लिया तो मेरे लिए मुसीबत आ जाएगी। वो अगली बात मुझसे कहने ही करेगा, बल्कि वो मुझे जान से मार देगा। मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत प्यार है, मरना नहीं चाहती। ये कहते हुए वो एक तरफ चलने लगी थी और फिर वो मारिया की नज़रों से ओझल हो गई थी। मारिया अपने कमरे में आ गई थी। इसने इत्मीनान का सांस लिया था। जल्दी जल्दी वो कमरे को लॉक लगाना भूल ही गई थी। अपने कमरे में आई तो बहुत पुरसुकून थी, जैसे इसने बहुत अच्छा काम किया है एक लड़की की मदद करके। और अब उसे ये भी इत्मीनान था कि वो लड़की तो यहाँ से चली गई है। अब अजहर खान इसकी तरफ मुतवज्जा हो जाएगा, इस पर प्यार की बारिशें कर देगा। अब वो इससे दूर नहीं रह पाएगा। अजहर खान अगले दिन की बजाय शाम को ही घर आ गया था। वो बहुत थका हुआ लग रहा था। उसे देखकर मारिया बुरी तरह से चौंक गई थी। इसने तो कल आने को कहा था, मगर अभी से आ गया। वो उसे नज़रअंदाज करके अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। अजहर खान कपड़े बदलकर कमरे से बाहर चला गया था। फिर थोड़ी देर के बाद इसकी धाड़ती हुई आवाज़ मारिया के कानों से टकराई थी। वो सारे मुलाजमों को चीख रहा था, वहाँ पर इकट्ठे होने को बोल रहा था। मारिया को अंदाज़ा था कि जैसे इस कमरे में जाएगा तो यही सब होगा। वो बुरी तरह से चिल्लाने लगा था। मारिया ने खुद को इस लम्हे के लिए तैयार किया हुआ था। अपने चेहरे पर तशवीश को तारी करके वो कमरे से बाहर आ गई थी। क्या हुआ, आप इतना शोर क्यों मत कर रहे हैं? वो मारिया की तरफ गुस्से से बढ़ा इसके चेहरे को अपनी मुट्ठियों में लेकर कहने लगा कि तुम्हें मैंने मना किया था, कहा था कि नौकरों पर नज़र रखना। तुमने अपना काम अच्छे से अंजाम नहीं दिया। तो मैं बाद में पूछता हूँ। अब इसका रुख नौकरों की तरफ था। कौन किया था इस कमरे में, कौन किया था? वो पागलों की तरह चीख रहा था। सारे मुलाजिम थे, काँप रहे थे और नफ़ी में सर हिला रहे थे। साहब जी, हम में से कोई भी इस कमरे में नहीं गया। हम ऐसा करने की ज़रूरत नहीं कर सकते। कई सालों से हम लोग इसी घर में रह रहे हैं, आपका नमक खा रहे हैं। आज तक हम लोगों ने ऐसी कोई हरकत नहीं की, तो आप क्यों करेंगे? इनकी बात में दम था। अजहर खान मारिया की तरफ पलट गया था। अगर इनमें से कोई कमरे में दाखिल नहीं हुआ तो फिर यकीनन तुम कमरे में गई थी। मुझे बताओगी क्यों गई थी और कहाँ है वो? मारिया ने भी लाइल्मी का इज़हार किया। मैं कैसे जानूँ कि इस कमरे में कैसे दाखिल होना है? कमरे की चाबी तो हर वक्त आपके पास रहती है, आप तो उसे लॉक करके रखते हैं। तो ऐसा क्या था कमरे में जिसके खोने पर आप इतना परेशान हो रहे हैं? वो अपने लहजे में जितनी मासूमियत समो सकती थी समोकर बोली, मगर अजहर खान के गुस्से का पैमाना लबरेज हो गया था। वो कमरे की चीज़ें उठा कर फेंकने लगा। एक दराज से उसे वो चाबी मिल गई थी। चाबी वो मारिया की आंखों के सामने लहराकर कहने लगा कि यह है वो चाबी जिससे तुम इस कमरे में दाखिल हुई थी। अब मुझे बताओ कहाँ है वो? मारिया का चेहरा लत्ती की मानद सफ़ेद पड़ गया था। इसका खून खुश्क हो गया था। वो बुरी तरह से डर गई थी। मैं नहीं जानती, अभी भी तुम इनकार कर रही हो। इसे मारिया के चेहरे पर बेदरपे थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। गुस्से में इसकी आंखों से गोया खून झलक रहा था। वो मारिया को धकेलते हुए इसी कमरे में ले गया था। अब तुम इसी कमरे में, इसी तहखाने में रहोगी। तुमने उसे यहाँ से निकालकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम क्या समझती हो कि मुझे पता नहीं चलेगा? जो गुल तुमने खिलाया है मैं नहीं जान पाऊँगा? मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था कि तुम ज़रूर मेरा कोई ना कोई नुकसान करोगी, तभी मैं तुम्हारी तरफ से मोहतात रहता था। मगर एक ज़रा सी बेहतियाती से तुमने मेरा वो राज जान लिया। अब तुम यहीं पे रहो भूखी प्यासी, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। वो उसे भी हाथ पाँव बांध कर तहखाने का दरवाज़ा बंद करके चला गया था। मारिया का रो कर बुरा हाल था। खौफ से जर्द पड़ रही थी। इसके साथ क्या हो गया था? इसने तो इस लड़की के साथ नेकी की थी, उसे यहाँ से बचाया था, मगर वो खुद इसमें फंस गई थी। ये नेकी तो इसके गले पड़ गई थी। वो लड़की तो अपनी आज़ादी का जश्न मना रही होगी, मगर अब मैं कैद हो गई हूँ। बुरी तरह से रोने लगी।
अज़रत को आवाज़ें देने लगी कि मुझे यहाँ से निकालें, मैं यहाँ पर कैद नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगी। मगर दोबारा कोई भी इस तहखाने की तरफ नहीं आया था। अज़रत ख़ान अपने कमरे में गुस्से से टहल रहा था। इसने चौकीदार को, मालिक को, सब लोगों को अपने सामने तलब किया हुआ था। वो लड़की यहाँ से फ़रार हो गई और तुम लोगों को पता तक नहीं चला। हम सब नहीं जानते कि वो इस हवेली से कब बाहर निकली है। हमारा तो वहम गुमान में भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। बीवी साहिबा ऐसा भी कर सकती हैं। हमने तो अपने अपने कामों में मसरूफ़ थे। बीवी जी ने हमें हमारी मसरूफ़ियत का ही नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मारिया ने जो करना था कर दिया। अब तुम लोग उसे ढूंढने की कोशिश करो। वो लड़की हो सकता है कहीं आसपास ही हो। अगर मारिया ने उसे अभी बाहर निकाला है तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं गई होगी, वो यहीं कहीं करीब होगी। जाओ ढूंढ कर लाओ उसे। अपने और भी कुछ आदमियों को कॉल करके कहा कि इस लड़की को ढूंढने में इसकी मदद करें। थोड़ी देर गुजरी थी जब उसे अपने घर में भागते कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। अज़रत कमरे से बाहर निकला तो सामने का मंजर देखकर वो हकदक रह गया। सामने वो लड़की खड़ी थी, निशा। इसके साथ पुलिस भी थी। यही है वो पागल और जुनूनी इंसान जिसने मुझे हब से बेजा में रखा और मुझे कैद करके रखा। निशा को अपने सामने, वो भी पुलिस के साथ, देखकर अज़रत के चेहरे की तो हवाइयाँ उड़ने लगी थी। इसकी आंखों में पहली बार खौफ के साए नज़र आए थे। झूठ बोल रही हो तुम। मैंने तुम्हें हब से बेजा में नहीं रखा, तुम्हें कहीं कैद नहीं किया, बल्कि तुम खुद घर से भागी थी। इस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। अब वो कदरे संभल कर बोला था। निशा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि मारिया कहाँ है? वो अपने माँ बाप के घर गई हुई है। अज़रत की ज़बान लड़खड़ाई थी। ये शख्स झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है कि मारिया इसी तहखाने में होगी। इंस्पेक्टर ने अपने कुछ एहलकारों को अज़रत खान के पास छोड़ा और खुद निशा के मैयत में चलते हुए वो इस कमरे में आ गया था। निशा इनकी मावनत कर रही थी। वो जब तहखाने खोल कर नीचे आई तो निशा के बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि सामने ही मारिया ज़मीन पर नींद बेहोश की हालत में पड़ी थी। निशा को अपने सामने देखकर उससे आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। निशा ने इसके मुंह में पानी टपकाया, उसे खुद के साथ लगाकर तसल्ली दी, दिलासा दिया। सब ठीक हो गया है। जो काली रात थी वो ख़त्म हो गई है। हमारी इस वहशी जानवर से जान छूट गई है। वो मारिया को लेकर तहखाने से बाहर आ गई थी। मारिया को देखकर अज़रत खान के चेहरे का रंग उड़ गया था। मारिया ने भी इसके ख़िलाफ़ गवाही दी कि इस इंसान ने मुझे तहखाने में कैद करके रखा है। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई थी। वो इन दोनों को धमकियाँ देते हुए गुस्से में कहने लगा, मैं तुम लोगों को ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं जब बाहर आऊँगा तो तुम दोनों से अपना इंतकाम लूँगा। मारिया तो डर की वजह से फूट फूट कर रो पड़ी थी। ये सब क्या है आखिर? अज़रत खान ने तुम्हें क्यों कैद करके रखा हुआ था? तुम कौन हो और ये सब क्या है? निशा ने इसकी बात पर गहरी सांस ली थी। मैं अज़रत की पहली बीवी हूँ निशा। मारिया बेयकीनी से उसे देखने लगी थी। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ मैं सच कह रही हूँ। मैं निशा हूँ जिसके बारे में अज़रत ने तरह तरह की बातें मशहूर कर रखी हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ। जब मैं अज़रत से पहली बार मिली थी, मैं अपनी एक दोस्त की पार्टी में गई थी। वहाँ पर अज़रत खान ने मुझे देखा। मुझे देखकर वो मेरी खूबसूरती का असीर हो गया था। इसने मेरा पीछा ही ले लिया। वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैं एक मिडिल क्लास घराने की लड़की हूँ। मैं अज़रत की दीवानगी देखकर घबरा गई थी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये अमीर लोग अपने कमतर ख़ानदान में रिश्ता कभी करते हैं, या तो इनमें खामी होती है या फिर इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तभी मैं अज़रत से दूर दूर रहती थी। मगर जब बार बार इसके पेरेंट्स मेरे लिए अपना प्रपोज़ल लेकर आते रहे तो मेरे माँ बाप ने फिर इन्हें मेरे लिए हाँ कर दी थी और मैं फिर अज़रत के साथ इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। पहली ही दिन अज़रत ने मुझसे अजीबोगरीब बात की थी। मुझे कहने लगा कि तुम्हें पैसे से मोहब्बत है या मुझसे? अज़रत की बात सुनकर तो मेरा मुँह हैरत से खुले का खुला रह गया था। ये क्या बात हुई भला? मैंने उसे बहुत समझाया कि मुझे पैसे का किसी चीज़ का लालच नहीं है। मेरे माँ बाप ने ये रिश्ता तय किया और मैंने इनकी मर्ज़ी के आगे सर झुका दिया। मगर वो इस बात पर चिल्लाने लगता, तुम भी लालची औरत हो। लालच की वजह से तुमने मेरे साथ शादी की है। पैसा देखकर तुम इस घर में आई हो। तुम्हें मेरी ज़ात से कोई दिलचस्पी नहीं है, ना ही तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो। अगर मेरे पास पैसा ना होता तो तुम मुझे छोड़कर चली गई होती। पता नहीं इस इंसान के जहन में ये बात क्यों बैठी हुई थी कि हर औरत ही लालची होती है और वो मर्द से कभी मोहब्बत नहीं कर सकती। महज पैसे की वजह से इसके साथ शादी करती है। मैंने प्यार से, मोहब्बत से, हर तरह से अज़रत को समझाने की कोशिश की, मगर वो शख्स कोई बात समझने का तैयार ही नहीं था। तब मुझ पर यह भी इंकशाफ हुआ था कि वो औरत जो ख़ुद को अज़रत खान की माँ कहती है वो इसकी सगी माँ नहीं है, बल्कि इसकी सौतेली माँ है, इसके बाप की दूसरी बीवी। पहली बीवी अपने शौहर के दोस्त के साथ ही भाग गई थी। इसके भागने की वजह थी इसका पैसा। अज़रत खान के बाप के पास पैसा नहीं था, वो एक गरीब इंसान था। जब बीवी छोड़कर चली गई तो तब इसके गम में
वो पैसा कमाने की गोया मशीन बन गया था। रात दिन लगाकर इसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि वो अपनी औलाद को खुशियों भरी ज़िंदगी दे सकता था। इसने दूसरी शादी कर ली थी। अजहर बचपन से ही सुनता आया कि इसकी माँ एक बेवफा औरत है जो पैसे के लालच में चली गई। तब से इसके जहन में यही बात बैठ गई थी कि हर औरत ही लालची होती है। इसके ख़ानदान के लोग भी जानते हैं कि वो एक नफसियाती इंसान है, मगर कोई भी इसके सामने ये बात करने की ज़रूरत नहीं कर सकता। बार बार वो मुझे इसी बात की तकरार करता, ज़रा सी बात पर लड़ाई करता। इन दोनों मेरे मायके में एक शादी थी। अम्मी ने मुझे कहा था कि तुम्हारी शादी के बाद मायके में पहला कोई फंक्शन हो रहा है, इसलिए अच्छे से तैयार होकर आना। तब मैंने ज़िंदगी में पहली बार उसे अजद से फरमाइश की कि वो मुझे खूबसूरत सा हीरो का सेट लेकर दे, जो कि मैंने ब्लैक साड़ी के साथ पहनना था। अजहर ने तब तो इस बात पर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। खामोशी से मुझे साथ ले जाकर मेरी पसंद की चीज़ें दिलवाई, और फिर जिस दिन मैं फंक्शन पर जाने लगी तो मेरी सारी ज्वेलरी वहीं पर मौजूद थी, मगर वो सेट नहीं था। मैं परेशान हुई, अजहर से पूछा तो तब वो अजीबोगरीब बातें करने लगा। तुम्हें वो हीरो का सेट चाहिए या तुमने मेरे साथ रहना है? तुम्हारे पास इन दोनों में से कोई एक ही रास्ता है। मैं ऐसी औरत को अपने घर में नहीं रख सकता जो लालची हो। इसकी आंखों से गोया कहर बरस रहा था। मैं तो हैरान परेशान रह गई कि ये शख्स इतनी अजीबोगरीब बातें क्यों कर रहा है। आखिर इसके जहन से ये बात क्यों नहीं निकलती कि जैसा ये समझ रहा है मैं वैसी नहीं हूँ। वो बार बार इस बात पर तकाज़ा करने लगा। अब जब उसने मुझ पर हाथ उठाया तो मेरी बर्दाश्त की हद यहीं तक थी। मैंने अज़त को एक तरफ धक्का दिया और उसे कहा कि मैं घर छोड़कर जा रही हूँ, अब मैं कभी नहीं आऊँगी। जब मैं दरवाजे के पास पहुँची तब मेरे सर पर किसी ने ज़ोरदार चीज़ मारी थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आँख खुली तो तहखाने में थी। मैं पिछले 2 साल से इसी तहखाने में कैद हूँ। मेरे शौहर ने सब लोगों को ये कह रखा था कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ। मेरे माँ बाप से भी यही कहने लगा कि मेरी बीवी भाग गई है। इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा था। मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा, मगर वो एक दिन इसी लड़की के साथ ही भाग गई। फिर इसने मुझे बदनाम करने के लिए मेरे ख़िलाफ़ कुछ ऐसे सबूत हासिल कर रखे थे जिनके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं था। इसने वो सारी बातें मेरी ज़ात से मंसूब की जिनके बारे में मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। जब ये सब बातें, वो बेहुदा तस्वीरें मेरे बाप ने देखी तो इनकी नज़रें शर्म से झुकी थी। वो तो अपने दामाद के सामने सर उठाने के भी काबिल नहीं रहे थे। इनके जहन में भी यही बात मेरे शौहर ने बिठा दी थी कि मैं एक बदकिरदार औरत हूँ। मेरे अपने आशना के साथ गलत मरासिम में मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कभी इसके चुंगल से बच निकलूँगी, कभी मुझे आज़ादी नसीब होगी, मगर तुम्हारी वजह से मुझे ये आज़ादी हासिल हो गई। मुझे इस कैद से निजात मिल गई, मगर मुझे समझ नहीं आती कि तुम कैसे इस इंसान के चुंगल में फंस गई। क्या तुम्हें शुरू दिन से इसकी नफसियाती तबीयत का अंदाज़ा नहीं हुआ था? निशा के सवाल पर मारिया गुमसुम से उसे देखती रह गई थी। तब उसे याद आया कि पहले दिन अजहर ने इससे भी तो यही बात की थी कि वो इन पैसों का क्या करेगी। मेरे बाबा बीमार थे, मेरे मायके में बहुत सारे मसाइल थे जिनका हल सिर्फ पैसे में ही था। बस यही वजह है कि मैं इस शख्स से मदद लेने पर मजबूर थी और इसके साथ ये सोचकर वक्त बटाती रही कि आज नहीं तो कल वो ठीक हो जाएगा, मगर मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि वो नफसियाती इंसान है। मारिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपने घर वालों को क्या बताऊं, इन्हें कैसे कहूं कि वो इंसान धोखेबाज था। अब इसकी मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं रही। मारिया तो फुट फुट कर रो पड़ी थी। इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। जानती थी कि जब लड़की शादी करके कुछ ही वक्त के बाद शौहर से अलग होकर वापस आ जाए तो इसकी माशरे में कोई इज़्ज़त नहीं रहती। लोग उसे अजीबोगरीब नज़रों से देखते हैं, उसे तरने वाला समझते हैं, मगर निशा इसकी हिम्मत बंद आती रही थी। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम इस इंसान के चुंगल से बच निकली हो, तुम्हारी जान बच गई है, वरना वो इंसान तो तुम्हें भी वहीं पर कैद करके रखता। अब तुम वापस चली जाओ, अपने घर वालों को सच सच बता दो। वो भी इस बात पर शुक्र अदा करेंगे कि तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ़्तार होने से बच गई हो। अल्लाह तुम्हारा हामी और नासिर हो। निशा ही उसे अपने घर ले गई थी। इसने मारिया के माँ बाप को सारी बात बताई थी। मारिया की माँ बेयकीनी से उसे देखती रही, फिर अपनी बेटी को खुद में भींच कर रो पड़ी। कहने लगी कि अजहर खान की यह बात तो बिल्कुल गलत है कि मेरी बेटी ने इसके साथ किसी लालच में शादी की। मेरी बेटी तो बेगुनाह है, मासूम है। वो तो इसकी दौलत के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वो लोग खुद ही मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए यहाँ पर आए थे। आहिस्ता आहिस्ता सब मामूल पर आ गया था। कोर्ट के ज़रिए से मारिया और निशा दोनों ने अजहर खान से डाइवोर्स ले ली थी और अब अपने माँ बाप के घर इद्दत मुकम्मल कर रही थी। मारिया ने सोचा था कि जब इद्दत मुकम्मल हो जाएगी तो वो कोई छोटा मोटा
काम कर लेगी, क्योंकि इसके पास हक महर की भी रकम जो कि 2 मौजूद थी। इसके अलावा भी इतनी रकम इसके पास थी कि वो अगर दूसरी शादी ना भी करती तो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकती थी। अब वो अपनी इद्दत गुजरने का इंतज़ार कर रही थी। ज़िंदगी ने उसे बहुत रुलाया था। एक बहुत बड़े धोखे से वो बच निकली थी। खुदा का शुक्र अदा कर रही थी कि बर वक्त निशा की मदद से वो इसके बारे में सच जान गई थी। ये भी मुमकिन था कि किसी मामूली से बात को बुनियाद बनाकर अजरत खान इस पर भी गुस्सा करके कैद कर देता और उसे भी बदनाम कर देता, और सब यही समझते कि मारिया भी निशा की तरह घर से भाग गई है, जबकि वो भी निशा की तरह कैद खाने में सड़ती रहती। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।